हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिफ्थ चैप्टर पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व में सुरक्षा स्टार्ट करते हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी द वर्ल्ड। परिचय पढ़ते हैं हम इसका। विश्व राजनीतिक के बारे में पढ़ते हुए अक्सर हमारा समाज सुरक्षा और अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्द से होता है। हम सोचते हैं कि इन शब्दों का अर्थ हमें मालूम है, लेकिन क्या सचमुच हमें शब्दों का अर्थ मालूम है किसी को? कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ, किसी को इसकी डेफिनेशंस या मीनिंग्स पता है। सुरक्षा, बहस या चर्चा को रोकना तो अक्सर इस जुल्मे का इस्तेमाल होता है। ऐसा कहने को मकसद ये जताना होता है कि मसला बड़ा महत्वपूर्ण अथवा गुप्त है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सब कुछ ढका हुआ खतरनाक होता है। ऐसा जान पड़ता है कि मानो सुरक्षा 7 तालों के भीतर की चीज़ हो, जिससे आम नागरिक का कुछ लेना देना ना हो। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी बात इतनी ढकी छुपी नहीं रखी जा सकती। सुरक्षा के बारे में और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। सुरक्षा का अर्थ का प्रकार। सुरक्षा से हम ये नहीं समझते कि हाँ सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी, उससे ये भी है, उससे क्या क्या वर्ड्स हमारे माइंड में आते हैं, जैसे कि आतंकवाद। मनुष्य के जीवन का मुख्य बिंदु सुरक्षा ही है। देखा जाए तो ये पढ़ते हैं सुरक्षा क्या है। इसमें पूछा गया हमसे पहले ही कि सुरक्षा क्या है, तो बताना है हमें। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। क्या? खतरे से आज़ादी। मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से भरा होता है हमेशा ही। तब तक क्या मतलब आप यह कि हर तरह के खतरों को सुरक्षा पर खतरा माना जाए? आदमी जब भी अपने घर या से बाहर कदम निकालता है तो उसके अस्तित्व में अथवा जीवन यापन के तरीकों को भी किसी न किसी अर्थ में खतरा ज़रूर होता है। हमेशा ही कभी ना कभी उसको कहीं ना कहीं तो होता ही है। मनुष्य के जीवन का, मैंने आपको पहले बताया ये पॉइंट है, मनुष्य के जीवन का मुख्य बिंदु है सुरक्षा ही है। और अपने नागरिकों को सुरक्षा के विषय में विश्व के लगभग सभी देशों की चिंता एक समान है। सबको रहती है इसकी चिंता। एक इंसान को नहीं रहती कि हाँ पर्टिकुलर एक ही बंदे को भी, उसमें सबको रहती है, पूरे वर्ल्ड को रहती है। सुरक्षा का अर्थ है मानव जीवन में व्याप्त खतरों से दूर करना, ताकि मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सके, अपना शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सके। इसके लिए हम हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो है, और हमारे अधिकार से हमारे पास आर्टिकल्स है कितने सारे, उससे हमें सेफ्टी मिलती है। सुरक्षा का क्या है मतलब, इसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले थे मेन, जो मैंने आपको भी बता दिए हैं, और भी है इसके पॉइंट्स सभी को। ये भी हम ये भी सवाल भी कर सकते हैं कि क्या किसी खास समय के विश्व के सभी समाजों में सुरक्षा की एक जैसी धारणा रहती है? यह बात भी है हजम नहीं होती है। आश्चर्यजनक लगती है कि करीब 200 मुल्कों के 7 अरब लोगों की सुरक्षा की एक ऐसी धारणा रखते हैं। ऐसे में आपको ये जानकारी का कोई धक्का या नहीं लगेगा कि सुरक्षा एक विवादग्रस्त धारणा है। आइए सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को 2 कोटियों में रखकर समझने की कोशिश करते हैं, यानी सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा को समझते हैं कि ये है क्या है पारंपरिक और पारंपरिक। 2 पॉइंट्स हमारे ये नए टॉपिक। बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा जानते हैं। खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है। देखते नहीं, जैसे हम इंडिया कंट्रीज़ में रहते हैं, ठीक है। अब खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है, ठीक है, जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता और स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्य को लिए खतरा पैदा कर सकता है। जैसे हमारे आर्मी मतलब बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, तो वो इसीलिए तो रहते हैं ताकि हमारे देश की सेफ्टी हो सके इसके ज़रिए, क्योंकि वो दूसरा मुल्क है। और मतलब लड़ाई फाइट तो चलती रहती है एनी टाइम, किसी न किसी कंट्री से न किसी की फ़ाइट तो चलती रहती है। न्यूज़ में आता ही रहता है कि हाँ कभी ना किसी कंट्री की फ़ाइट चल ही रही है। और लेकिन इंडिया और जो पाकिस्तान होता है, मतलब वो हमेशा, मतलब इंडिया की जो जितने भी आर्मी खड़े रहते हैं वो हमेशा बॉर्डर पे रहते हैं ऑल टाइम। तो इसमें यही बताया गया है कि कैसे दूसरा मुल्क, खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है, क्योंकि हम तो अपने देश को तो वो नहीं पहुंचा सकते ना हानि, तो दूसरा मुल्क ही कोई वो करेगा। जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, मतलब उसकी खुद का मालिक होना, संप्रभुता और स्वतंत्रता, फ्रीडम,
क्षेत्रीय अखंडता को जैसे कि किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। सुरक्षा नीति, कोई भी हम नीति बनाते हैं, किसी चीज़ पे भी नीति बनाते का संबंध युद्ध की आकांक्षा को रोकने में होता है। जो भी कोई नीति बनती है हमारी, कोई भी जो ग्रुप या समूह बनता है, तो वो किसी चीज़ को कंट्रोल उस पर रोकने के लिए बनाया जाता है, ताकि जो भी चीज़ मतलब सही नहीं हो रही कंट्री में, या सही नहीं लग रहा हमें, या ख़राब होता जा रहा है, तो हम उसको रोकने के लिए एक समूह बनाया जाता है। तो यहाँ नीति बनाइए, सुरक्षा नीति युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है। देश शक्ति संतुलन अपने पक्ष में रखने के लिए सैन्य शक्ति के साथ आर्थिक और प्रौद्योगिक ताकत बढ़ाने में लगे रहते हैं। सुरक्षा पारंपरिक तरीके में जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण तथा विश्वास की बहाली। पारंपरिक सुरक्षा की आंतरिक अवधारणा के अंतर्गत देश के अंदर आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था आती है। एशिया एवं अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने आंतरिक सैन्य संघर्ष, अलगाववादी आंदोलन और गृह युद्ध की समस्याएं भी ऐसी रही है। जैसे हमारा हो गया पारंपरिक धारणा और बाहरी सुरक्षा, इन दोनों पे कैसे कंट्रोल किया जाए। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य हमले में सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है, जबकि अपारंपरिक अवधारणा में कुछ ऐसे नए खतरों को सुरक्षा के लिए खतरनाक माना जाता है, जैसे अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, पर्यावरण के नष्ट होना और आतंकवाद आदि। ये सारे जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये सारे इसी में के हैं और मेन पॉइंट्स हैं। और ये पॉइंट्स जो है ना, ये 100% पेपर्स में आएंगे, और जो मेन पॉइंट्स है वो मैं बता रही हूँ आपको इसमें से, ठीक है। पारंपरिक धारणा और आंतरिक सुरक्षा की धारणा है, इसमें भी पॉइंट है। 2 तरह की होती है ये, 2 प्रकार की, पारंपरिक धारणा और गैर पारंपरिक धारणा। एक में होता है पारंपरिक धारणा में आती है बाहरी खतरा और आंतरिक खतरा, 2 होते हैं, ठीक है, बाहरी खतरा और एक आंतरिक खतरा। सैन्य हमले, बाहरी खतरे में कौन कौन से आते हैं? सैन्य हमले, जनसंहार, शक्ति संतुलन, गठबंधन और शस्त्रीकरण। और आंतरिक खतरे में आते हैं कानून व्यवस्था, अलगाववाद, गृह युद्ध। बाहरी खतरा में सैन्य हमले, जैसे कोई सेना है, ठीक है, हमारा इंडिया कंट्री है, कोई सेना हो गया, तो सेना ने इंडिया कंट्री पे जैसे कि फायर होते हैं, तो सैन्य हमले हो गए अचानक, तो वो इसी में आता है बाहरी खतरा। तो उससे कैसे सुरक्षा पाया जाए, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने, जो सरकार होती है, गवर्नमेंट ने जो आर्मी होते हैं वो पूरे टाइम ड्यूटी पे अपने होते हैं, ताकि कोई आतंकवादी हमला ना कर सके। गठबंधन, किसी सरकार का गठबंधन हो गया, ये जो सारे हैं ना, ये मेन पॉइंट्स हैं और ये आएंगे 100% पेपर में। आंतरिक खतरे में कानून व्यवस्था, अलगाववाद, गृह युद्ध, वर्ल्ड 1 वर्ल्ड 2 जो हुआ था, तो वह जैसे कि गृह युद्ध से कैसे बचाया जाए। आंतरिक खतरे, तो सरकार को मतलब हर चीज़ के लिए पहले से ही अलर्ट रहना पड़ता है। और साथ में जो काम कर रहे होते हैं, जो आर्मीज़ होते हैं, जो भी वर्कर होते हैं, या जो भी अपना काम, उन्हें अपनी ड्यूटी पे अलर्ट रहना पड़ता है। और गैर पारंपरिक धारणा, मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा। मानवता की भी तो सुरक्षा होगी और विश्व की भी सुरक्षा, दोनों की हमें चाहिए। मानवता की सुरक्षा में व्यापक अर्थ में भूख, महामारी और प्राकृतिक और विवाद से सुरक्षा। विश्व की सुरक्षा, नवीन चुनौतियाँ, आतंकवाद, बीमारियाँ, जलवायु संकट से सुरक्षा शामिल। मानवता की सुरक्षा, इकोनॉमिकल कंडीशन, जैसे मानवता की सुरक्षा भूख हो गया, अकाल, महामारी, इन सब से मानवता की सुरक्षा की जाए। तभी तो जैसे आने वाली जो आपदा प्राकृतिक होती है उन सब से, जैसे हमारा कोरोना काल आया था, तो उसमें कैसे गवर्नमेंट ने सबको फ्री राशन भी दिए थे, और क्या बोलते हैं, और कुछ चीज़ें थी जो उपलब्ध करवाई थी, लोग काम भी नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी दिक्कतें आ चुकी थी उस टाइम पे। तो इसीलिए मानवता की भी सुरक्षा रखना बहुत ज़रूरी है। विश्व की सुरक्षा, चुनौतियाँ, आतंकवाद से सुरक्षा, चुनौतियों से सुरक्षा, बीमारियों से सुरक्षा, बीमारी
जो हुई थी उनसे कैसे कंट्रोल नियंत्रण पाया जाए, उससे सुरक्षा। जलवायु संकट से सुरक्षा शामिल। कहा जाता है आने वाले जो टाइम है, जो फ्यूचर है, अभी तो प्रेजेंट चल रहा है, हमारा जो फ्यूचर है उसके अंदर पानी, जलवायु संकट से सुरक्षा ज़रूर शामिल होगा, क्योंकि धरती पे सिर्फ आने वाला जो टाइम है उसमें जलवायु का संकट ज़रूर उत्पन्न होगा। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पे कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता प्रदूषण के कारण। पीने का पानी भी उन्हें सही से उपलब्ध नहीं हो पाता। तो जलवायु का संकट इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये फ्यूचर में ऐसा संकट होगा और इसके लिए भी युद्ध होगा। क्योंकि मैंने पढ़ा था उसमें, बुक में ही पढ़ा था इसमें, कि कम से कम 1,20,00,000 लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाता सही से। तो अब अभी ऐसा हो रहा है, तो फिर तो आगे तो मतलब कि पानी की दिक्कत बहुत होगी। तो इसीलिए बोला गया जलवायु संकट से सुरक्षा शामिल, मतलब भारत को इस चीज़ से बचाया जाए। ये थे हमारे पॉइंट्स, पारंपरिक धारणा और आंतरिक सुरक्षा कैसे किया जाए और कैसे रखा जाए। और जो इसमें सन है ना, जो मेन पॉइंट्स में सन दिए गए हैं, ये सन ना आएंगे और मैं इसके नोट्स भेजूँगी इसी चैप्टर के। तो वो नोट्स में ना मैं सारे शॉर्ट और लॉन्ग भी होंगे ना, मैं सारे नोट्स भेजूँगी समझा के भी। तो वो करना, वो इम्पॉर्टेंट है, वो सारे मतलब उसमें से आएंगे ज़रूर, इतना है। इसमें पढ़ते हैं सुरक्षा की परंपरागत धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल सीमित होना चाहिए। युद्ध के लक्ष्य और साधनों दोनों इसका संबंध है कि न्याय युद्ध यूरोप की परंपरा और परिवर्तित विस्तार की। आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। अनुसार किसी युद्ध में साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए। निहत्थे व्यक्ति और आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को ना मारे। सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए ज़रूरी हो। उसे एक सीमा तक ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए। बल प्रयोग तभी किया जाए बाकी उपाय असफल हो गए हैं। मतलब इसमें ये कहा गया है अगर कोई सेना है और मतलब अपने बॉर्डर पे अगर है, तैनात है, तो मतलब उसको वहीं तक ही अपने बल का प्रयोग करना चाहिए जहाँ तक वो खड़ा है। उसके बाद मतलब जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो मतलब उनके पास वर्दी, मतलब उन्हें जब तक अलाउड नहीं किया जाएगा ना तब तक वो अपना काम नहीं कर पाएंगे आगे। और अगर उन्हें एक बार अलाउड या फिर वो ऑर्डर मिल गए तो वो अपना काम तुरंत करके वहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि बिना अलाउड और बिना ऑर्डर के वो काम नहीं कर सकते, किसी को ऐसे शूट नहीं कर सकते। ये चीज़ है इसमें। सुरक्षा की परंपरागत धारणा इस संभावना को से इनकार नहीं करती कि देशों के बीच एक रूप सहयोग। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है निशस्त्रीय अस्त्र नियंत्रण। ये मैंने आपको बताया है, अभी पॉइंट में भी आया था एक बार। विश्व की बहाली, निशस्त्रीकरण की मांग होती रहती है। सभी राज्य चाहे तो उसका ताकत और प्रभाव कुछ भी हो खास किस्म के हथियारों से आए। 1972 की जैविक हथियार संधि है, 1972 की जैविक हथियार संधि BWC। इसका ये जो BWC है ना, इसकी बर्फ आ सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, ठीक है। हिंदी में इसे कहेंगे रासायनिक हथियार नहीं, जैविक हथियार संधि। और CWC का है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, इसका है रासायनिक हथियार संधि, ठीक है। ये जो है ना, ये BWC CWC, इसमें बहुत सारे जो फॉर्म हैं वो पेपर में पूछे जा सकते हैं और टिक मार्क में आ सकते हैं। टिक मार्क के इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है वो आएंगे इस बार। तो और ये जो सन है ये भी पूछे जा सकते हैं एक नंबर में पॉइंट्स में, जो ये बताया गया इसके अंदर ये भी पूछे। 181 देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इन दोनों संधियों पर दस्तखत करने वाले सभी महाशक्तियाँ शामिल हैं, लेकिन महाशक्तियाँ अमेरिका तथा सोवियत संघ की सामूहिक संहार के अशस्त्र यानी परमाणु हथियार का विकल्प नहीं है छोड़ना चाहती थी। इसलिए दोनों के अस्त्र
नियंत्रण का सहारा लिया। अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने अथवा उनको हासिल करने के लिए कायदे और कानून का पालन करना पड़ता है उन लोगों को। अगर वो कायदे और कानून का पालन नहीं करेंगे तो G20 जो हमारा बनाया गया है ग्रुप समूह, उसमें G20 जो ग्रुप समूह बनाया गया है उसके अंदर से जो लोग हैं सब देशों के जो कंट्री होते हैं, मतलब जो लोग होते हैं वो सब जुड़े होते हैं, पार्टी जुड़ी। और अगर कोई G20 के अंदर मतलब उनकी बात ना मानकर और इन सब जैसे साइन भी कर दिया और उस चीज़ का प्रयोग भी करें, अंदर ही अंदर बता भी नहीं रहे, तो उन्हें उस जगह से और उस चीज़ से हटा दिया जाएगा। फिर उनका कोई अधिकार ही नहीं रह जाएगा, मतलब उन्हें उस समूह से हटा दिया जाएगा। ये तीसरी वर्ब आ गई ABM, बैलिस्टिक मिसाइल संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइल संधि को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। और एक तो ये रही SALT, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीट, ठीक है। स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीट, इसका मतलब था परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT। ये भी शॉर्ट वर्ब की इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है और इसकी हिंदी में ये फुल फॉर्म पूरी बताई गई है। अब हम इसमें जो सन है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं जो नोट्स भेजूँगी ना उसके अंदर क्वेश्चन आंसर के अंदर नोट्स के अंदर मेन पॉइंट्स और ये सारे वर्ब एक साथ भेजूँगी, ठीक है, और फिर समझा भी दूँगी कैसे कैसे। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या होती है? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सैन्य खतरों के साथ साथ मानव अस्तित्व पर आने वाले खतरों से सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आकांक्षाओं को शामिल किया जाता है, जैसे अकाल, महामारी, वैश्विक ताप वृद्धि और आतंकवाद आदि। इन सबको शामिल किया गया है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के कितने पक्ष होते हैं? 2, मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा। और ऐसे ही पारंपरिक कथा हमने शुरू में बता दिया है दोनों का। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत विश्व की सुरक्षा के समक्ष प्रमुख खतरे हैं, जैसे आतंकवाद, मानवाधिकार, वैश्विक निर्धनता, शरणार्थियों की समस्या, बीमारियां जैसे एड्स, बर्ड फ्लूस, शॉर्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। ये वर्ब की फुल फॉर्म है SARS, मतलब इसका मतलब क्या है इसका? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इस पार्ट के ना क्वेश्चन जो नोट्स भेजूंगी, इस नोट्स में जो इसी चैप्टर से रिलेटेड जो नोट्स भेजूंगी वो पूरे मेन पॉइंट्स भेजूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर तो वो दोनों मैं समझा दूँगी आपको। अभी मैं बस मेन पॉइंट्स बता रही हूँ आपको बस। और इसमें मतलब दोनों तरह की सुरक्षा होती है, तो हमें किस सुरक्षा को मतलब मंजूरी देनी चाहिए पूछा गया है। तो हमें 2-3 पॉइंट है। भारत को अपने पड़ोसी देशों से हमले का डर रहता है, तो इससे सुरक्षा देनी चाहिए। को 2 पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, चीन दोनों का ही परमाणु देश संपन्न देश है, इसलिए भारत को इनसे खतरा है। भारत का एक अन्य पड़ोसी देश है म्यांमार भी परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए प्रयत्नशील है, जिससे भारत की सुरक्षा और अधिक खतरे में है। तो इन सब से भारत को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए कि कैसे। और भारत विभिन्नताओं वाला देश है, जहाँ विभिन्न धर्म, जाति, भाषा से संबंधित लोग रहते हैं, इसलिए भारत में गृह युद्ध और अलगाववादी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। भारत को आज के सैनिक हमलों के अतिरिक्त अन्य खतरों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं हो गई, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे शरणार्थियों की समस्या मैंने पहले बता दिया आपको, आतंकवाद आदि। उपरोक्त बातों से हमें, जैसे हमने ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, मेन पॉइंट्स पढ़े। भारत अपनी सुरक्षा के लिए पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों ही सुरक्षा को वरीयता देनी चाहिए। जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा, दो तरह की होती है, पारंपरिक धारणा और गैर पारंपरिक धारणा। तो हमें और बाहरी खतरा और आंतरिक खतरा, मानव की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा, तो हमें सबको ही मतलब इसमें तो सिर्फ 2 को देनी चाहिए, बाहरी खतरा और आंतरिक खतरा। हमें दोनों को ही वरीयता मतलब मंजूरी देनी चाहिए, क्योंकि भारत को सैनिक और हमले के साथ साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।
तो इसलिए हमें दोनों को मंजूरी देनी चाहिए, हमारी लाइफ में दोनों ही इम्पोर्टेंट है। खतरे के नए स्रोत। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं, मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा। हमने ये पहले पढ़ लिया है, ठीक है। ये दोनों सुरक्षा के संदर्भ में खतरों की बदलती प्रकृति के पर जोर देते हैं। आतंकवाद का आशय राजनीतिक खून खराबे से, जैसे जानबूझकर और बिना किसी मुरब्बत के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज़्यादा देशों में व्यापक है। उसके लिए निशाने पर कई देशों के नागरिक, कोई राजनीतिक संदर्भ में है तो कोई नापसंद हो। आतंकवाद चिर परिचित उदाहरण है विमान अपहरण अथवा भीड़ बड़ी रेलगाड़ी, होटल, बाजार या ऐसी जगहों पर बम लगाना। और सन 2001 के 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला। इस घटना के बाद से दूसरे मुल्क और वहीं की सरकारें आतंकवाद पर ज़्यादा ध्यान देने लगी। और आतंकवाद कोई नई परिघटना नहीं है। गुजरते वक्त में आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं और यूरोप, लातिन और दक्षिण एशिया में भी हुई है ऐसी ये घटना है। और ये जो घटना है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो अमेरिका के वो प्लेन जो थे हाईजैक कर लिए गए थे, तो ये जो मतलब उसमें कम से कम 3000 सैनिक को मार दिए गए थे अमेरिका के। ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट दो ध्रुव्यता का अंत, उसमें भी ये स्टोरी बताई गई है बिल्कुल डीपली, वो भी अच्छे से। मानव अधिकार को 3 कोटियों में रखा गया। जैसे हो सकता है कि आपको अलग से मानव अधिकारों की कई से ज़्यादा कोटियों में हो। मानवीय सुरक्षा है, व्यक्ति की हर प्रकार से सुरक्षा रखा जाए, अर्थात व्यक्ति की गरीबी, भूख, बेरोजगारी, आतंकवाद से भी सुरक्षा की जाए। इसमें मानव का अधिकार, मानव से, जैसे मानव को ये नहीं कि राजनीतिक से ही सुरक्षा, हर चीज़ से मानव को हर एक प्रकार की सुरक्षा दी जाए और सुविधा भी। इसमें एक और पॉइंट है, विश्व में शरणार्थियों की समस्या क्या उत्पन्न होती है। शरणार्थियों किसे कहते हैं, ये आप मुझे बताइए, मैं बताती हूँ, ठीक है आपको। चलिए, शरणार्थियों की समस्या उसे कहते हैं जैसे किसी के विश्व को किसी कोई कंट्री का कोई कंट्री में, देश में रहता है लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। उनके कंट्री में, उनके देश में जैसे कोई आर्थिक स्थिति या प्राकृतिक आपदा उत्पन्न हो जाती है, तो वो दूसरे देश की तरफ भागते हैं रहने के लिए, तो उसे कहते हैं अपना देश छोड़कर दूसरे देश में आ जाना। तो शरणार्थियों की उसे कहते हैं शरणार्थी की समस्या, तो मतलब अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में जाकर बच जाना। सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है, सुरक्षा पूछी गई हमसे, ठीक है। इसमें ये बताया गया, इसमें मैंने मेन पॉइंट्स लिए इसके भी। सभी देशों को बिना किसी जलन या एवं अविश्वास के साथ दूसरे देश का सहयोग करना चाहिए। सही बात है ये भी। सभी देशों को शोध कार्य में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मतलब शोध कार्य मतलब एक्सपेरिमेंट में, इसका अर्थ ये है, मीनिंग ये है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीतियाँ बनानी चाहिए एक साथ मिलकर। सहयोग मूलक सुरक्षा में देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी मदद करनी चाहिए। सहयोग मूलक सुरक्षा में अंतिम उपाय के रूप में सैनिक बल का भी प्रयोग करना चाहिए। जब किसी को ज़रूरत पड़े किसी की, तो साथ देना चाहिए, एक दूसरे की कंट्री की हेल्प करनी चाहिए, ताकि सब एक साथ डेवलपमेंट करे, विकास करे और अच्छे से रहे। भारत सुरक्षा की रणनीतियाँ, हम इसमें बताएंगे कैसे भारत की सुरक्षा की रणनीतियाँ बनी है, ठीक है। भारत को पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। हमने ये जान लिया अच्छे से कि हाँ, दोनों प्रकार की सुरक्षा तो चाहिए भारत के अंदर। इसीलिए भारत की सुरक्षा की रणनीति इस प्रकार अपनाई गई है कि ताकि भारत बाहर और सीमा के अंदर खतरों से सुरक्षा मिल सके। सैन्य क्षमता को मजबूत करना, ये पॉइंट है, मैंने इसमें से लिया। सैन्य क्षमता को मजबूत करना, भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए जो रणनीति अपनाई है, उसमें भारत ने बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के लिए अपनी सैनिक क्षमता को मजबूत करने पर विशेष बल दिया है तथा भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए 1998 में राजस्थान के पोखरण जिले में परमाणु परीक्षण किए। भारत ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया। भारत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत
को अपने पड़ोसियों से, पाकिस्तान और चीन से भी खतरा है। इसलिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करे ताकि कोशिश तो करें, शायद हो जाए। आंतरिक समस्याओं से निपटने की तैयारी, भारत का ये भी एक पॉइंट है। भारत एक विशाल विविधताओं वाला देश है, विभिन्नताओं वाला, मतलब बहुत सारे यहाँ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के लोग यहाँ बसते हैं, मतलब लोग रहते हैं। तथा कुछ ऐसे भी राज्य हैं जैसे नागालैंड, मिज़ोरम, असम, कश्मीर आदि। इन सभी के कारण भारत में अलगाववाद को भी बढ़ावा मिलता है। हमने ये पहले पढ़ा था, जो देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा होते हैं। इस समस्या से निपट कोई अपनी भाषा, जाति, धर्म को लेके भी आपस में लड़ने लग जाते हैं, तो ये भी एक आंतरिक सुरक्षा खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो इसके लिए भी भारत को एक सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा चाहिए। इस समस्या से निपटने के लिए भारत ने देश के लोकतांत्रिक आधार पर संगठित किया, मतलब सबको लोकतांत्रिक, मतलब यहाँ हर एक जाति धर्म के लोग रह सकते हैं। लोकतांत्रिक मतलब जनता का शासन। आंतरिक आधार पर संगठित किया है, सभी अपनी बातों को खुलकर कह सके। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने में सहायता देना। भारत एक विशाल देश है, जैसे भारत ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए भारत विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ को मजबूत करने में सहायता प्रदान की है, अतः भारत अपनी सुरक्षा के लिए यूएनओ का समर्थन करता है। आर्थिक असमानता का कम करना। भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए आर्थिक असमानता को कम करने की नीति अपनाई है, क्योंकि देश के आर्थिक असमानता के कारण हिंसा, आतंकवाद और अलगाववाद को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे देश की एकता को नष्ट हो जाती है। इसलिए भारत ने आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए विशेष योजनाएं चलाई थी। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया ना, इसमें मैंने ना नोट्स बना रखे हैं ऑलरेडी, तो मैं आपको नोट्स समझा तो रही हूँ, मैं आपको सेंड कर दूँगी, मतलब इसकी वीडियो डाल दूँगी नोट्स की, तो आप इसमें से कर लीजिए, ठीक है। तो भारत को पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों प्रकार की सुरक्षा चाहिए। हमने सारे इसमें मेन जो थे वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहीं तक था हमारा, ठीक है। इस चैप्टर के ये क्वेश्चन आंसर हैं, इसके ना मैं नोट्स मैंने बना रखे हैं मेन पॉइंट्स, तो वो मैं आपको भेज दूँगी, और ये क्वेश्चन आंसर है ये भी भेज दूँगी, एक बार देखूँगी इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, वो भेज दूँगी मैं आपको, जो इम्पोर्टेंट होंगे हाँ कि 100% आ सकते हैं, तो मैं भेज दूँगी, ठीक है। और बाकी हमने सारे पढ़ ही लिए, इसमें से जो मेन पॉइंट्स थे उसको हमने ले लिए और पढ़ लिए हैं, और वर्ब, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म वो सारी मैं सेंड कर दूँगी। इसमें बुक के अंदर जितने भी वर्ब है या फुल फॉर्म है वो सारी मैं लिख के सेंड करूँगी, ठीक है। भी आपको थैंक यू, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि सबके पास पहुँचे नोट्स एंड ये जो वीडियोस है वो, ताकि एक्सप्लेन है। और हाँ कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि हाँ ये मिस्टेक है, ताकि मैं उसको मतलब ठीक कर सकूँ उसे, फिर वो दोबारा ना हो मिस्टेक।